नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। आरएस के लिए पढ़ना शुरू करते हैं। इंडियन पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताओं को हमें करना है। संविधान की विशेषताओं से मतलब हो गया हमारे संविधान की ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इसे दुनिया के संविधानों से अलग बनाती हैं। कुछ विशेषता आप जानते हैं ना, विशेषता शब्द का मतलब, तो वही चीज़ें हमें कुछ पढ़नी है जिनके आधार पर हम भारतीय संविधान का एक मोटा मोटा ढांचा आपको बता सकते हैं। अगर इस पूरे चैप्टर को आपने ढंग से पढ़ लिया तो मैं समझता हूँ कि पूरे संविधान का एक मुखौटा आपके सामने कंप्लीट आ जाएगा। मतलब पूरे संविधान की एक समरी हम कह सकते हैं कि ये हमें यहाँ पर मिल जाती है। तो विशेषताओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ से एक चैप्टर आपके पास है, आरएस के प्रीलिम्स में यहाँ से सवाल पूछेगा, चैप्टर दिया गया है, तो हम इसको ज़रूर करेंगे, अच्छे से करेंगे, एक एक चीज़ लिख कर के करेंगे और आराम से चीज़ों को समझते हुए जहाँ से सवाल आने की संभावनाएं बनेगी मैं वहाँ उसको अच्छे से आपको बताता जाऊँगा। क्लियर? चलिए, संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले कौन सी विशेषता हम लिखें, सीधा पढ़ेंगे। हमारे पास ज़्यादा बातें और भूमिका बनाने का टाइम नहीं है। आप सब समझदार हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब आरएस की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेसिक चीज़ों का पता है कि भाई क्या है कैसे है। मुझे ज़्यादा आपको बच्चों की तरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब मैच्योर हैं, सब ग्रेजुएट हैं, अच्छे से चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली विशेषता। हमारे संविधान की पहली विशेषता, संविधान की विशेषता आपको ऐसा क्रम नहीं है, ऐसा नहीं कि पहले नंबर पर लिखाऊंगा उसे हमेशा पहले नंबर पर रखोगे। संविधान के बारे में, संविधान की विशेषता हमको याद करनी है। सबसे पहले विशेषता के तौर पर हम क्या लिखेंगे, सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमारा संविधान जो है ना वो कैसा है, सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे लंबा लिखित संविधान, दुनिया में कोई भी संविधान भारत के संविधान से ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ही बड़ा है। सबसे लंबा और लिखित संविधान आप हमारे संविधान को कह सकते हो। भारत के संविधान को दुनिया का सबसे लंबा और लिखित संविधान कहा गया। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा है। तो विशेषता हो गई। कैसे है भाई, सीधी सी बात है, इसमें क्या समझाएं हम। सबसे लंबा और लिखित संविधान हमारा मतलब बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा क्यों है, क्योंकि बाकी दुनिया में दूसरे संविधान है ना वो इतने बड़े नहीं हैं। अमेरिका बहुत ही महान देश रहा है लेकिन उसका संविधान बहुत छोटा है। ठीक है, ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अलिखित है। अमेरिका का लिखित है लेकिन इतना बड़ा नहीं है। तो दुनिया में देशों में राज करने के लिए, देशों में व्यवस्थाएं बनाने के लिए संविधान होता है, दो प्रकार से होता है। एक तो होता है लिखित, एक होता है अलिखित। तो दुनिया में भारत का संविधान कैसा है, लिखित है और सबसे बड़ा, दुनिया में इतना लंबा, इतना महान, इतना बड़ा संविधान किसी और देश का नहीं है। किसका है, हमारे प्यारे भारत का है। तो हमें याद हुआ भारत का संविधान जो है बहुत ही बड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान इसे हम कह सकते हैं, भारत का संविधान। ठीक है, अमेरिका का संविधान भी हमसे बड़ा नहीं है पैकेज के रूप में। क्लियर? कैसे कह दोगे कि ये भाई, अब आप ये बात तो कह रहे हो कि सबसे लंबा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान, लेकिन कैसे, किस आधार पर हम कह सकते हैं? तो हम उसके मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे उनको देखेंगे। मूल संविधान में हमारे कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितनी थी, 395। तो क्या थे हमारे इसमें, अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां कितनी थी, अनुसूचियां थी मूल संविधान में कितनी, 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थी। ठीक है, ये तो मूल संविधान में याद करनी है। अब वर्तमान में कितनी हो चुकी है, वर्तमान में कितनी हो चुकी है, वर्तमान में ये अनुसूचियां कितनी हो चुकी है, 12। अब अगर आपसे कोई कहे कि वर्तमान में अनुच्छेद भी बढ़े हैं, तो अगर आप लिखने के लिए याद करना चाहे तो वर्तमान में हम कह सकते हैं कि 470 अनुच्छेद हो गए। लेकिन ये कहना अपने आप में ठीक नहीं है। अभी भी अनुच्छेद कितने हैं, मैं तो कहूँगा 395। लेकिन आप एक साथ में याद रखिए अनुच्छेद कितने हैं, 470। क्या पता कोई एग्जामिनर पूछ ले कि भाई वर्तमान में हमारे देश के संविधान में, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, और वो 395 ऑप्शन में दे ही नहीं, सारे ऑप्शन 400 के 70 के आसपास दे दे।
किसी में 450 लिख दे, किसी में 405 लिख दे, किसी में 470 लिख दे, तो आपको फिर वो थोड़ा सा याद करना है 470। लेकिन सही रूप से देखा जाए, विद्वानों की बात होगी तो 395 ही अनुच्छेद अभी भी हमारे संविधान में बने हुए हैं। अनुसूचियाँ जरूर कितनी होगी, 8 से 12 हो गई। ठीक है, मूल संविधान में भाग कितने थे? जो मूल संविधान था ना, उसके कितने भाग थे? मूल संविधान में भाग कितने थे? मूल संविधान जब बना उस समय भाग कितने थे? 22 भाग थे। ठीक है, अब वर्तमान में भाग कितने हो गए हैं? वर्तमान में भाग कितने हो गए हैं? वर्तमान में संविधान के भाग कितने हो गए हैं? 25। इन आंकड़ों को याद रखिएगा। मूल संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग तीनों को याद करिएगा, तीनों को ही वर्तमान के लिए याद करिएगा। ऐसा एक सवाल है, कितने देखो 395 अनुच्छेद, बहुत ही ज़्यादा अनुच्छेद है। 22 भागों में हमारा संविधान विभक्त है और 12 अनुसूचियाँ इसकी है। तो इन तीनों आंकड़ों को हमें अच्छे से याद करना है। तीनों आंकड़ों को हमें अच्छे से याद करना है। दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का संविधान माना जाता है। क्लियर हुआ? इसको अगर आप एक जगह लिखना चाहें ना, ऐसे अगर आप इसको लिखना चाहें, एक प्रस्तावना 395 में क्या हुए? अनुच्छेद हुए, 22 भाग हो गए और 8 क्या हुई थी? अनुसूचियाँ। ये डाटा हमको याद रखना है। किस में था? मूल संविधान में था। किस में था सर? मूल संविधान में था। वर्तमान में कितना है सर? अपनी कॉपी में लिख लो, प्रस्तावना अभी भी एक ही है। 395 की जगह लिखना चाहो तो लिख लो 470, कोई बड़ी बात नहीं है। भाग कितने हैं? अब कितने हो गए? 25 हो गए। अनुसूचियाँ कितनी हो गई है? 12 हो गई है। ये हमें डाटा याद रखना है। इस डाटा को हमें अच्छे से याद करना है। चलिए, भाग कितने हो गए? 22 भाग थे, अब कितने हो गए? 25 भाग हो गए। इस बात को आपको याद रखना है। विश्व के किसी भी संविधान में इतने अनुच्छेद और इतनी अनुसूचियाँ नहीं हैं। एक बात बताओ, इतना बड़ा हमारा संविधान बना है, इसकी ज़रूरत क्या थी? अमेरिका की तरह छोटा ही बना लेते। इसके पीछे क्या कारण थे? संविधान को इतना विस्तृत बनाने के पीछे कारण क्या थे? मैं यहाँ से पेन से नहीं लिखूंगा, बोल रहा हूँ, आप चाहो तो उनको लिख लो। कारण यह था कि एक तो भारत है ना, बहुत बड़ा देश था। बहुत बड़ा होने की बात नहीं, यहाँ की भौगोलिक विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा थी। भारत की जो भौगोलिक विविधता है ना, बहुत ज़्यादा थी। राजस्थान के लोगों को आप नागालैंड के लोगों से कंपेयर नहीं कर सकते। नागालैंड, उड़ीसा, वहाँ की संस्कृति अलग है। असम की संस्कृति अलग है। सिक्किम की संस्कृति अलग है। उत्तराखंड की संस्कृति अलग है। फिर साउथ इंडिया की संस्कृति अलग है। बाड़मेर की, आपके राजस्थान की संस्कृति अलग है। तो आप कहोगे कि भाई ये तो इतना बड़ा विभिन्नताओं वाला देश है, इस देश के लिए इसको एक छोटे सी किताब में, एक छोटे से आर्टिकल में इनको समेटना इंसाफ नहीं होगा। सभी वर्गों का, सभी संस्कृतियों का, सभी परंपराओं का हमारे संविधान में ध्यान रखा गया है। एक तो पहला कारण तो ये हुआ कि भारत इतनी ज़्यादा विभिन्नताएं लिए हुए हैं, इसलिए इसके संविधान को इतना बड़ा बनाना पड़ा। तो अगर कारण पूछ ले किसी एग्जाम में कि संविधान को इतना बड़ा बनाने के पीछे कारण क्या रहे हैं, पहला कारण ये हुआ कि भारत की भौगोलिक विभिन्नता, भारत का विस्तार और विविधताएं। दूसरा ये हुआ कि पूरे देश के लिए एक ही संविधान बनाना था। अमेरिका में क्या है कि उनके राज्यों के लिए अलग उनका संविधान है, इसलिए उनका संविधान क्या हो गया? छोटा हो गया। राज्य अपने लिए अलग संविधान बना लेंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राजस्थान का अलग संविधान नहीं है, आंध्र प्रदेश का अलग संविधान नहीं है, उत्तर प्रदेश का अलग संविधान नहीं है, पश्चिम बंगाल का अलग संविधान नहीं है। पूरे देश का क्या है? एक ही संविधान बना हुआ है। इसलिए सभी को एक ही जगह शामिल करना था, इसलिए ये दस्तावेज बड़ा बन गया। अगली चीज़ कहें तो हम कह सकते हैं कि संविधान सभा में जो कानून बनाने वाले थे, जो हमारा संविधान बनाने वाले थे, वो कानून विशेषज्ञ थे, अपने आप में वो वकील थे। तो उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से वो चीज़ों को छोटा नहीं रख पाए। उन्होंने अपने पूरे ज्ञान को, अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर दस्तावेज को बनाया। तो और जब आप ज़्यादा, अगर कई बार आपके पास ज्ञान होता है तो एक छोटी सी बात को आप बढ़ा चढ़ाकर लिखते हो, उसमें और चीज़ें ऐड करते जाते हो। तो वही एक स्वाभाविक असर हमारे संविधान पर भी बना कि संविधान को बनाने वाले लोग जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा कानून वेत्ता थे। उसमें वकील
काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे, तो वो कानूनी चीज़ों को अधिक से अधिक जोड़ते चले गए। एक और कारण हो सकता है, भारत का संविधान जो है ना, उसमें 1935 का जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ आएगा, उसका भी काफ़ी ज़्यादा असर है। भारत सरकार अधिनियम 1935, उसी को संविधान में काफ़ी सारा डाला, उसका पार्ट डाला गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो भी एक विस्तृत पार्ट था, उससे भी लिया गया, इसलिए संविधान क्या हो गया, इतना ज़्यादा बड़ा बन गया। क्लियर बात? चलिए अब देखो, कुछ भाग जो हटाया, कुछ भाग जो जोड़े गए हैं ना, देखो पहले कितने भाग थे, यहां से भी सवाल बन सकता है वन लाइनर। पहले भाग कितने थे? 22। वर्तमान में कितने हैं? 25, मतलब कि 3 ज़्यादा हो गए ना। ठीक है, एक भाग हटाया गया था, एक भाग लिखो हटाया गया। कौन सा भाग था जो हटाया गया? वो भाग था, भाग 7 को हटा दिया गया, एक भाग को हटा दिया गया था, इस भाग को हटा दिया गया, एक भाग को हटा दिया गया था। क्लियर बात? एक भाग को हटा दिया गया था, तो 22 में फिर हमने, इसका मतलब हमने कितने भाग जोड़े अब तक? संविधान में हमने 3 नहीं 4 भाग जोड़ दिए, क्योंकि वर्तमान में कितने? 25 है, मूल में कितने थे? 22, एक हटा दिया तो वापस बच गए 21, फिर हमने 3 जोड़ दिए, इसका मतलब आज 25 भाग है। एक भाग को हम कहेंगे हटाया गया था। क्लियर? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और वो जो जोड़े गए भाग हैं वो कौन कौन से हैं? नए जोड़े गए भाग, ये सवाल पूछ लेगा आरपीएससी राजस्थान के एग्जाम में। क्या है, फैक्ट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, इस बात से कोई उनको, बोर्ड वालों को, आयोग वालों को मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपके दिमाग में आपने कितना कचरा याद कर रखा है, कितने फैक्ट आपने याद रखे हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, कंसेप्ट पे बात बहुत कम करते हैं, और आपके फैक्ट खोदने की उनकी ज़्यादा मंशा रहती है। तो हमें भी अब क्या करें, मजबूरी है, याद करना पड़ेगा। तो नए कौन कौन से जोड़े गए भाग है, हम उनको देखते हैं। एक तो आपको रखना है भाग 4 का, भाग कौन सा है? 4 का। इंग्लिश वाले हो तो ए लिख लेना, हिंदी वाले हो तो भाग 4 का। भाग 9 का मतलब कि 9A, भाग 9 ख, और भाग 14 आप ये कह सकते हैं 14 का। ये 4 भाग हमारे संविधान में बाद में जोड़े गए थे। क्लियर? इनको अलग से फिर भाग गिना जाता है। तो आज की तारीख में कितने भाग हो गए? 25। वैसे तो 22 ही है, लेकिन ये अलग से जोड़े गए, तो इनको फिर 22, एक निकल गया, फिर अब जोड़ जुड़ाए कितने हो गए? 25 भाग हो गए हैं। अनुसूचियाँ कितनी कर दी हमने? 8 की जगह अब कितनी हो गई? 12। तो वर्तमान लगा करके पूछ ले कभी, तो ये सवाल, ये आंसर बता देना। इतना बड़ा क्यों है संविधान, इसका कारण आपने जान लिया। ये हमारे कुछ कारण जो मैंने आपको बताए अभी, वो कारणों को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? विभिन्न स्रोतों से विहित, हमारा संविधान में है, विभिन्न देशों के संविधानों से हमने चीज़ों को लिया गया है। क्या विशेषता लिखोगे? विभिन्न स्रोतों से लिए गए, मतलब अलग अलग चीज़ों को अलग अलग देशों से लिया गया है। विभिन्न स्रोतों से विहित, विहित का मतलब होता है लेना। एग्जाम में सवाल का जो शब्द होगा ना, वो स्टैंडर्ड होगा, वो लेमन लैंग्वेज का नहीं होगा, साधारण शब्दों में नहीं आएगा। पॉलिटी शब्दों का बहुत बड़ा खेल करता है। पॉलिटी में हमेशा क्या होता है, शब्दों का खेल हो जाता है। तो थोड़ा जो स्टैंडर्ड शब्द है किताबों में लिखे गए, उन्हीं को काम में लेंगे। विभिन्न स्रोतों से विहित मतलब क्या है? लिया गया। इस बात का क्या मतलब है? हमारे संविधान में जो अलग अलग प्रावधान है ना, नागरिकता का प्रावधान है, मूल अधिकार का प्रावधान है, नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, ये सभी प्रावधान अलग अलग स्रोतों से लिए गए हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान के कई प्रावधान हमने दूसरे देशों से हमने उनको लिया है। तो वो कहाँ कहाँ से हमने लिया है, इसको भी हमें याद करना है। और ये तो विशेषता तो हो ही गई ना, ये तो विशेषता हो गई।
किस देश से हमने कौन से प्रावधान लिए उसे भी हमें अच्छे से करना है, उसे भी हमें अच्छे से करना है। यहाँ से भी सवाल पूछने की बहुत बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहेगी। किस देश से हमने कौन सी चीज़ ली, इसको हम यहाँ से लिखते हैं। संविधान के स्रोत, हेडिंग क्या बनेगी, संविधान के स्रोत। यहाँ से एक सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। अभी एसआई के पेपर में कल परसों जो पेपर हुए थे उनमें भी एक सवाल मुझे कहीं देखा मैंने पेपर में पूछा गया था। क्लियर? तो चलते हैं कहाँ कहाँ से किस देश से हमने क्या क्या लिया, वो चीज़ें हमको समझनी। ब्रिटेन से आपने क्या लिया, अंग्रेज हम पर शासन कर रहे थे ना, अंग्रेजों के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया, उन चीज़ों को हमें लिखना है और समझना है। एग्जाम में यहाँ से सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। संसदीय शासन व्यवस्था क्या ली हमने, हमारा जो संसदीय शासन व्यवस्था है ना, हमने किधर से ली, हमने ब्रिटेन के शासन से ले ली, ब्रिटेन से ले ली। दूसरा हमने उनसे क्या लिया, हमने विधि का शासन का कंसेप्ट जो है वो उनसे लिया। क्या होता है अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, जब पढ़ेंगे आराम से तब देखेंगे। विधि का शासन अभी फ़िलहाल आपको इनको लिख करके याद करना है। संसदीय शासन व्यवस्था हमारी सरकार चलाने की व्यवस्था है, ठीक है। विधि का शासन, कानून का शासन, कानून के शासन का कंसेप्ट हमारे संविधान ने लिया। किधर से लिया, किस संविधान से हमने ये उठाया, ब्रिटेन के संविधान से उठाया। क्लियर बात समझ में आई? विधायी प्रक्रिया जो है ना वो भी हमने किधर से ले ली, ये विधायी प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली, ब्रिटेन के शासन से ली, विधायी प्रक्रिया। ये शब्द मैं आपको इतने कठिन क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही शब्द, एग्जैक्ट यही शब्द उठा करके आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए लिखा रहा हूँ। इसको अगर आसान शब्दों में लिखूँ तो कानून बनाना, यानी कानून कैसे बनाते हैं, ये जो थ्योरी है कानून बनाने का, जो तरीका है, वो हमने कहाँ से उठाया है, ब्रिटेन के संविधान से उठाया है। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया। चौथा देखें तो इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आप पूरे भारत के नागरिक हैं, आप यूपी में जाएंगे तब भी आप भारत के नागरिक रहेंगे। आप राजस्थान के नागरिक नहीं हैं, आप राजस्थान के निवासी हैं। आप अगर यूपी से हैं तो आप यूपी के नागरिक नहीं हैं। आप नागरिक तो हमेशा किसके रहेंगे, भारत के रहेंगे। मूल निवासी आप अलग अलग जगह के हो सकते हैं। तभी आपने देखा होगा आपके एक डॉक्यूमेंट होता है आपके पास, मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि मूल निवास का सर्टिफिकेट। वो बताता है कि आप किस राज्य के निवासी है। लेकिन नागरिक के लिए आपको आपका एक ही नागरिकता होगी, वो है भारत की नागरिकता। तो एकल नागरिकता हमारे यहाँ दो नागरिकता नहीं है, जबकि अमेरिका में क्या है, दो नागरिकता है। अमेरिका में आप अमेरिका के भी नागरिक हैं और जिस राज्य के आप हैं अमेरिका में, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, ऐसे वहाँ के राज्य हैं, उनके भी आप नागरिक होंगे। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। किधर से लिया गया है सर, ये ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कह लो या प्रणाली कह लो, ये भी हमने कहाँ से ली। एक एक शब्द काम का है, रट्टा मार लेना इनको, इधर से सवाल बनेगा और पूछेगा मिलान करने वाले सवालों में किस व्यवस्था को किस संविधान से, किस देश के संविधान से लिया गया, तो हम कहेंगे हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया। चलिए और क्या है, हम कहेंगे द्विसदनात्मक व्यवस्था। द्विसदनात्मक व्यवस्था कहाँ से ली हमने, ब्रिटेन के संविधान से ली। तो ये कुल मिलाकर 6 प्रकार जो है चीज़ें हैं, ये हमें याद करनी है। हमने किधर से ले ली, ब्रिटेन के संविधान से ले ली, ठीक है। एक विकास का मंत्र हम कह सकते हैं, एक विकास का मंत्र हम कह सकते हैं, एक विकास का मंत्र हम कह सकते हैं। एक विकास का मंत्र क्या है, ये ट्रिक बन जाती है। ये ट्रिक बन जाती है। कहाँ से लिया हमने एक विकास का मंत्र, ब्रिटेन से लिया। एक से मतलब है एकल नागरिकता,
वी से मतलब है विधि का शासन और विधायी प्रक्रिया दोनों याद हो जाएगी। का से कार्यपालिका भी कर सकते हैं, नहीं मंत्रिमंडल को ही कहेंगे या संसदीय शासन व्यवस्था को कह देंगे। से हमारी संसदीय शासन व्यवस्था हुई, ठीक है। वापस का से कार्यपालिका याद कर सकते हो और मंत्र से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। सातवां लिख लो तो कार्यपालिका लिख लो अगर आपको और चाहिए लिखना तो। कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब ये मंत्रिमंडल वाली व्यवस्था है ना, इसी को कार्यपालिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन के संविधान से लिया। तो अब आपको याद हुआ कि भारत के संविधान के स्रोतों में हमने कहाँ कहाँ से क्या लिया। इतनी चीज़ें देखो, एक दो तो आपको याद थी, पहले वाले एग्जाम में आप एक या दो आपको प्रत्येक देश से याद थी, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। एसडीएम बनने जा रहे हो तो सारा याद करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, पेपर टफ आ रहा है। अभी पिछले एसआई के पेपर में पॉलिटी के सवालों का लेवल था, कुछ सवाल ऐसे थे कि कहीं कहीं होशियार चंदों को वो सवाल नहीं है, वो उनको ऊपर से लगता है कि वो सही है, लेकिन अगर डीप एनालिसिस करें ना तो उनका आंसर कुछ और निकल के आता है। ऐसे हुआ है, अभी एसआई के पेपर में कुछ सवाल आए हैं जिनसे आपको लगेगा कि वास्तव में ऊपर से पढ़ने पे तो लगता है कि उत्तर कुछ और है, लेकिन थोड़ा किताबों में अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको आंसर कुछ और निकल के आएगा। तो जब आप आरएस बनने जाएंगे थोड़ा सा डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। कोई ट्रिक बनती हो तो देख लेना, नहीं बनती हो तो रट्टा मारना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। और समझ के याद करोगे तो वो लंबे समय तक रहेगा। ये हमने देखा किससे, ब्रिटेन से। अब हमने अमेरिका से क्या क्या लिया, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया। किससे हमने, यूएसए से हमने किन किन चीज़ों को लिया। तो सबसे पहले तो आपको याद रहता ही है मूल अधिकार। हमने मूल अधिकारों को किससे लिया, हमने मूल अधिकारों को किससे लिया, मूल अधिकारों को हमने यूएस से उधार लिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है किधर से उठाया हमने, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो हमने कहाँ से ले ली, हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ले ली, ठीक है। अगली बात, फिर हमने क्या लिया, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, ये भी पूछ लेगा। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यानी जो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है भारतीय न्यायपालिका में, वो हमने किधर से ले ली, यूएसए से ले ली। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है, कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो सरकार के कानूनों की समीक्षा कर सकते हैं, उनका दोबारा अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। चलो चौथा, फिर हम देख सकते हैं कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं ना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और जजों को हटाना, ये प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ले ली, ये भी हमने कहाँ से ले ली, अमेरिका से ले ली। राष्ट्रपति पर महाभियोग, मूलभूत अंतर हो सकता है लेकिन सारे के सारे हमको याद रखने। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, क्या कहोगे, राष्ट्रपति को हटाना जो है ना, वो भी हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। जजों को हटाना, जज जो है ना न्यायाधीश, इनको हटाना, इनको भी महाभियोग कहते हैं, ये भी हमने किधर से ले लिया, ये भी हमने अमेरिका से ले लिया। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से ले लिया, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने किधर से उठाया, अमेरिका के संविधान से हमने ये उठाया। तो कुल मिलाकर ये चीज़ें हमने देखी, अमेरिका के संविधान से ये वाली बातें हमने हमारे संविधान में ले ली। मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, जजों को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब हमने कहाँ से ले लिया, ये हमने यूएसए के संविधान से लिया। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया पूछ सकते हो, तो राष्ट्रपति के पद के लिए आपने अभी अभी पढ़ा है पहले, कौन, ये कार्यपालिका जब पढ़ा है ना, तो ये कार्यपालिका में राष्ट्रपति भी आता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमने राष्ट्रपति का पद किधर से लिया, तो कहेंगे ब्रिटेन से लिया। एक चीज़ आपको लग रही होगी कि ये चीज़ें इतनी उधार की ले ली हमने, फिर हमारा क्या है, ऐसा पूछ सकते हो ना। अब आपको ऐसा लग सकता है कि भाई
ब्रिटेन से ये ले लिया, अमेरिका से ये ले लिया, अभी और देश आएंगे उनसे भी हम कुछ ना कुछ लेंगे। तो फिर हमारे हमारे संविधान निर्माताओं ने खुद क्या किया? लेकिन ये सिर्फ आलोचना है, सच्चाई नहीं है। किसी दूसरे देश में कोई अच्छी चीज़ है तो उसको लेने में क्या तकलीफ है? इस आलोचना में दम नहीं है कि भारत का संविधान कॉपी पेस्ट है। कहीं जो लोग जलते हैं, जो विचारधारा के नाम पर जलते हैं, जो नेताओं से जलते हैं, ठीक है, वो लोग आपसे कह सकते हैं कि ये तो हमारा संविधान तो कॉपी पेस्ट है, उधार की थैली है ना, हमारे संविधान निर्माताओं ने कोई मेहनत नहीं की। ऐसा नहीं है। एक बात बताओ कि अगर मैंने कोई बढ़िया चीज़ बनाई है और आप भी ऐसी चीज़ बनाने जा रहे हो, तो आपने मेरे से विधि पूछ ली, इसमें क्या गड़बड़ है? ऐसा मानिए कि मैं मकान बना रहा हूँ, मैंने घर पे मकान, हमारे घर पे मकान बना हुआ है, तो वो आपको अच्छा लगा, आपने पूछ लिया कि सर बताइए आपने सीमेंट कहाँ से लाए, मैं भी वही सीमेंट यूज कर लूँ। मेरे घर में जो फर्नीचर लगा हुआ है वो आपको ठीक लगा, तो आप पूछ सकते हैं कि सर आपने फर्नीचर कहाँ से लगवाया, वही मैं लगवा लूँ, वो अच्छा है। तो ऐसी चीज़ें लेने में क्या दिक्कत है? इससे क्या होता है, इससे संविधान अच्छा बनेगा। तो कोई बुराई नहीं है किसी भी संविधान से कोई चीज़ लेने में, मैं समझता हूँ कि कोई बुराई नहीं है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी नीति को अपनाया कि जो चीज़ें दुनिया में ऑलरेडी अच्छे से चल रही है, जहाँ वो चीज़ें ठीक है, आदर्श रूप में, उनको हम भी थोड़ा सा चेंज करके अपने यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से उनको स्वीकार करवा ले, तो कोई बुराई नहीं है। तो इसी सिद्धांत पर हमने काम किया और दूसरे देशों की चीज़ों को हमारे संविधान में समाविष्ट किया। आगे देखें, आयरलैंड के संविधान से आपने क्या लिया? आयरलैंड के संविधान से आपने क्या लिया? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं खिड़की बंद कर दूं, बाहर से शायद आवाज़ बहुत आ रही है कटर की, थोड़ा इसमें बहुत डिस्टर्बेंस होगा। 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम देख रहे हैं कि आयरलैंड से हमने कौन कौन से प्रावधानों को हमने आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में समाविष्ट करवाया। किस प्रावधान को हमने आयरलैंड के संविधान से करवाया? तो पहली चीज़ हमने पढ़ी नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनका एक पूरा चैप्टर है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ लंबा डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों को हमने आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में लिया। और क्या ले लिया हमने? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। हमने देखो, राष्ट्रपति का पद तो हमारा किससे है? इंग्लैंड से है, ब्रिटेन से है, लेकिन राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आपने कहाँ से ले ली? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आपने कहाँ से ली? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति जो है ना, उस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होगा। तो वहाँ पर भी राष्ट्रपति का चुनाव इसी तरीके से होता है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव हमने उनके देश से कराया। और एक ये चीज़ भी है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ गए उनसे मांग करके लाए, ऐसा नहीं है। संयोगवश भी हो सकता है कि हमारे वाला तरीका उनसे मैच कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि आनुपातिक पद्धति तो हमारे संविधान सभा के चुनाव में भी थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम वहाँ से लेकर के आए। ऐसा भी हो सकता है कि कई चीज़ें हमारे पास भी, हमने भी बनाई और उनके संविधान में भी थी। ये थोड़ी हम उनके वहाँ मांगने गए थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब और बाकी के एम मुंशी जी और ये सारे अयंगर साहब, ये सारे वहाँ कोई मिल करके उनसे जाकर कोई डील करके लेकर, ऐसे उधार नहीं लिया। हम ये कह सकते हैं कि हमारी चीज़ें भी इन देशों के संविधानों से मिलान कर रही है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनसे हम संयोगवश कह लो या फिर जानबूझ के कहो, उनसे हमारी चीज़ें मिल रही है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है वो भी हमें किधर से मिल रहा है? आयरलैंड से मिल रहा है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये भी हमें किधर से मिल रहा है? हम कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से हमें मिल रहा है।
तो ये 3 चीज़ें हमने किधर से ले ली, आयरलैंड से ले ली। इसके बाद देखें तो कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है मैं उसको ऊपर लिखा रहा हूँ, जो ज़्यादा चर्चा में रहता है, अधिक बार पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, उस बिंदु को मैं 1 नंबर पे लिख रहा हूँ। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, यानी कह सकते हो आप एकात्मक की ओर झुकाव, एकात्मकता की ओर झुकाव। दूसरा शब्द क्या काम में ले सकता है एग्जामिनर, एकात्मकता की ओर झुकाव। अगर आगे भी विशेषताओं में हम पढ़ेंगे, एकात्मकता की ओर झुकाव कहाँ से लिया हमने ये वाला, यानी हमारे पास एक क्या है, मजबूत केंद्र है। लेकिन देखो क्या होता है, संघीय व्यवस्था होती है ना, संघीय व्यवस्था में दोनों पलड़े बराबर होते हैं, केंद्र और राज्य की दोनों के पास शक्तियाँ क्या होती है, बराबर सा होता है पावर। लेकिन हमारे देश में क्या है, थोड़ा सा केंद्र को मजबूत किया गया है, केंद्र वाली सरकार को राज्य की सरकार से थोड़ा ज़्यादा मजबूत किया गया है। क्यों किया हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा, वो हमारे देश की एकता अखंडता को हमेशा हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, अगला, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, इस बात को समझिएगा। देखो क्या है कि 3 लिस्टें बनी हुई है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या है, 3 लिस्टें बनी हुई है। एक लिस्ट को बोलते हैं केंद्रीय सूची, केंद्रीय लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, यूनियन लिस्ट बोलते हैं उसको। दूसरी लिस्ट को बोलते हैं राज्य सूची, और तीसरी को बोलते हैं समवर्ती सूची। जो केंद्रीय सूची है उस पर तो केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यानी कि संसद कानून बना सकती है। राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकते हैं, और जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में दोनों ही कानून बना सकते हैं। और जो कोई विषय बच गया उसे हम कहेंगे अवशिष्ट। उन अवशिष्ट विषयों पर कानून कौन बना सकता है, उन पर कानून बना सकता है केवल और केवल केंद्र। तो ये अवशिष्ट विषय किसको दे दिए हमने, केंद्र को दे दिए। और ये तरीका हमने काम कहाँ से लेकर के आए, किस दुनिया में किस और देश में ऐसे होता है कि अवशिष्ट शक्तियाँ पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र बना सकता है, तो वो कौन है, कनाडा। कनाडा का संविधान हमारे संविधान जैसा प्रतीत होता है, किस मामले में, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था होने में, यानी कि एकात्मकता की ओर झुकाव के मामले में, और अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होने के मामले में। ठीक है, अगला देखो साहब, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। यानी राज्यपाल को नियुक्त करने का तरीका जो है ना, वो हमने कहाँ से उठाया सर, ये हमने कनाडा के संविधान से उठाया है। ये हमने कहाँ से उठाया है, कनाडा के संविधान से हमने उठाया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्यायिक निर्देशन जो है ना, कोई विशेष नहीं है, नॉर्मल सा याद रखिए। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो राष्ट्रपति को एक परामर्श दे सकता है। राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि इसी विषय पर, परामर्श ले सकता है कि इस विषय पर मुझे क्या निर्णय करना चाहिए। ये जो पावर है, ये पावर हम सुप्रीम कोर्ट को किस देश के संविधान से लेकर के देते हैं, कनाडा के संविधान से लेकर के देते हैं। ठीक है, कोई खास नहीं है, ये 3 को आप याद रखिए, ये कनाडा के संविधान से हमने लिया। अगला देश देखें तो ऑस्ट्रेलिया पे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया, अभी मैंने जो समवर्ती सूची लिखी ना, उसको याद रखेंगे। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमने किधर से ले ली, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले ली समवर्ती सूची। ठीक है, और संसद की संयुक्त बैठक, संसद की संयुक्त बैठक हमने किधर से ली, ये भी हम कह सकेंगे कि हम
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ले ली। तो समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक जब आगे पढ़ेंगे डिटेल में तब सब चीज़ें समझेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप लिख करके रखिए। इन चीज़ों को आप बार बार रिवीजन करते रहिए। एक सवाल मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा, एक नंबर 1.33 है ना, 1.33 मार्क्स आपके इस वाले चैप्टर से कंप्लीट हो सकता है स्रोतों से। मैं चाहता तो इसका एक अलग वीडियो बन सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आरएस के सिलेबस में लिखा हुआ है हम उसी के हिसाब से लगे। वीडियो के थंबनेल में हेडिंग वही रहें, संविधान की विशेषताएं, और ये विशेषताओं वाले पार्ट में जो संविधान अलग अलग देशों से स्रोत विहित है ना, उसी पार्ट में इसको करवाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया हमने, समवर्ती सूची और संसद की संयुक्त बैठक। अगला संविधान कौन सा है, अगर हम माने तो हम कहेंगे कि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया। साउथ अफ्रीका के संविधान से आपने क्या लिया, साउथ अफ्रीका के संविधान से आपने क्या लिया, तो हम कहेंगे क्या लिया हमने, साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ले ली, हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से ये बात ले ली। और ये राज्यसभा के जो सदस्य हैं ना उनका निर्वाचन, हालांकि जैसे राष्ट्रपति का होता है ना उसी तरीके से कुछ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति, लेकिन वहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ऐसे ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने इसको वहाँ से लिया। तो लिख सकते हैं, याद करने की आवश्यकता नहीं है, लिख सकते हैं बस सिर्फ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला दूसरा पॉइंट, लेकिन पहले वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया और पूछा जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपने कहाँ से ले ली, हम कहेंगे दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमने इस प्रक्रिया को लिया। ठीक है। सोवियत संघ यानी कि जो रूस है ना, पुराने टाइम में ये सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उस सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या क्या लिया, इस बात को अच्छे से याद करिएगा। मूल कर्तव्य जो है ना ये हमने इधर से लिए। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सीधा सवाल पूछ लेगा आपसे, मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए, हमने कहेंगे कि सोवियत संघ से हमने मूल कर्तव्य लिए। कहाँ से लिए हमने, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए। और प्रस्तावना में जो आप न्याय पढ़ते हैं ना, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के जो आदर्श पढ़ते हैं, जो शब्द लिखे में, जब प्रस्तावना का भी टॉपिक है वो आएगा तब और बताऊंगा, लेकिन अभी लिख सकते हो आप प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के जो आदर्श हमने लगाए हैं, जो शब्द लिखा है ना हमने, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, मतलब जो न्याय की अवधारणा है ना, प्रस्तावना में जो न्याय शब्द हमने लिया है, तो वो न्याय शब्द हमने किधर से लिया है, वो हमने सोवियत संघ के रूस के संविधान से लिया है। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, रट्टा मार के जाना है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछ लेगा। क्लियर। चलो अगला कौन सा संविधान है, अगला देखते हैं फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से आपने क्या लिया, फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, फ्रांस के संविधान से हम कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श है ना, वो हमने लिया। हमने दो क्रांतियों से चीज़ें ली थी, एक तो रूस की क्रांति से हमने क्या लिया, न्याय की अवधारणा जो पहले हमने पढ़ ली, ये है ना, ये अवधारणा, ये सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये अवधारणा हमने रूसी क्रांति से ली, मतलब रूस से ले ली। और फ्रांस से हमने क्या लिया, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता लिखा हुआ है, समता लिखा हुआ है, बंधुता के जो आदर्श है, वो हमने फ्रांस के संविधान से लिए। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श,
ये चीज़ें हमने किधर से ले ली, ये चीज़ें हमने फ्रांस के संविधान से ले ली। ठीक है, ये याद रखिएगा। जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है उसे भी आप कह सकते हो कि हमने कहाँ से ले ली, फ्रांस के संविधान से ले ली। लेकिन वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक को ही रखेंगे। प्रस्तावना में हम ज़्यादा लिखने से चीज़ें कम याद रहती है, कम इम्पोर्टेंस है, उनको नहीं लिखेंगे। प्रस्तावना में ये जो चीज़ है ना, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये हमने फ्रांस के संविधान से ली। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद और कौन सा संविधान बचता है, हम कह सकते हैं कि एक जापान का संविधान है, वहाँ से भी हमने जो चीज़ें ली उसके बारे में लिखते हैं। जापान के संविधान से आपने क्या लिया, जापान के संविधान से हमने क्या लिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या ले ली, ये शब्द लिखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कई सवाल हर पेपर में साइज, कोई ऐसा एग्जाम नहीं रहा होगा जिसने संविधान के स्रोतों से अपने इतिहास में कोई सवाल नहीं पूछा हो। तो इधर से भी आरएस में भी पूछा जा सकता है, पहले भी आरएस ने पूछे है कई बार, और पूछ सकता है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया, ये हमने जापान के संविधान से लिया। एक होती है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होती है विधि की नियत प्रक्रिया। ध्यान रखना है इस बात का, विधि की नियत प्रक्रिया हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। हमारे संविधान में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। हम प्रत्येक चीज़ को कानून बनाकर स्थापित करते हैं, राइटिंग में उसको बाकायदा हम उतारते हैं और लिखते हैं। संविधान में हमने कानून बनाकर ये चीज़ें करने की प्रक्रिया, मतलब विधि के द्वारा बनाकर जो प्रक्रिया है वो हमने ली है। एक होती है विधि की नियत प्रक्रिया, वो अमेरिका के संविधान में है, ध्यान रखना है इस बात का। एक होती है विधि की नियत प्रक्रिया, वो हमारे इधर नहीं है। दो प्रक्रियाएं आपको मिलेगी विधि के मामले में, एक तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होती है विधि की नियत प्रक्रिया। हमारे संविधान में कौन सी है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये वाली नहीं है, ध्यान रखना, ये वाली हमारे संविधान में नहीं है। साथ में लिख काट दो इसको, ताकि दिमाग में रहे कि शब्दों का खेल है। यहीं भी विधि आ रहा है लिखा हुआ है ना, यहाँ भी प्रक्रिया लिखा हुआ आ रहा है। आप सोचो कि यहाँ एक ही होगा, क्या पता चेंज किया होगा शब्दों को, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। ये अमेरिका के संविधान में है और ये हमारे और जापान के संविधान में। ठीक है, एक और याद कर सकते हैं, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया, जर्मनी के संविधान से, जर्मनी का वाइमर संविधान बोलते हैं जर्मनी के संविधान को। इस संविधान से हमने क्या लिया, आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का स्थगन होता है ना, आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन हो जाना, ये वाला प्रावधान हमने किधर से लिया, जर्मनी के संविधान से लिया। आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, ये हमने किधर से ले लिया सर, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। तो कुल मिलाकर जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण देश थे जहाँ से हमने संविधान के हमें स्रोत याद करने थे वो हमने कर लिए। अब भारतीय संविधान में बहुत सारा हिस्सा है ना, वो भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। भारत शासन अधिनियम कब का आया, सही में लिखा गया है, भारत शासन अधिनियम से हमने क्या क्या लिया, ये कब का है, 1935 का। इससे हमने क्या क्या लिया उनको भी लिख लो भाई, सब जगह से लिख रहे हैं ना, तो ये भी आ सकता है ना कल को। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के कौन से प्रावधान, कौन सा सिद्धांत, कौन सी अवधारणा भारत शासन अधिनियम से ली गई है, तो हमें बताना पड़ेगा ना कहाँ से लिया हमने। तो आप कह सकते हो संघीय तंत्र, संघीय व्यवस्था, संसदीय नहीं, वो ब्रिटेन में संसदीय वाली थी, ये संघीय व्यवस्था ध्यान रखना, जो अमेरिका से थोड़ी सी नज़दीकी रखती है, पूरी नहीं रखती। लेकिन संघीय व्यवस्था हमने कहाँ से ले ली, हमने किधर से ले ली, भारत शासन अधिनियम से ले ली। अब आप कहोगे कि वो एकात्मक की ओर झुकाव वाला, तो वो शब्द अगर एकात्मक लिखा हुआ आएगा तो उसको आप कनाडा कर देना, लेकिन इतना ही लिखा है कि संघीय व्यवस्था कहाँ से ले ली, तो हम कहेंगे हमने कहाँ से ले ली, हमने ये ले ली भारत शासन अधिनियम से। राज्यपाल, ये राज्यपाल पद जो है हमने किधर से लिया, भारत शासन अधिनियम से लिया।
हमने जो यूपीएससी का कंसेप्ट है, लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग किसी और देश से नहीं लिया, हमारे देश में पहले ही था। किसमें? 1935 के अधिनियम में हमने याद किया था। ठीक है। चौथी बात हम लिख सकते हैं क्या, आपातकालीन प्रावधान जो है ना, ये भी हमने आपातकालीन प्रावधानों के समय मूल अधिकारों का स्थगन, ये तो हमने जर्मनी से लिया था, लेकिन आपातकालीन प्रावधान स्वयं जो है ना, ये हमने 35 के अधिनियम से लिए थे। थोड़ा याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है अब से। ठीक है, चलिए और क्या कर सकते हैं हम, जो न्यायपालिका का कंसेप्ट है ना, वो भी हमने कहाँ से लिया, वो भी हमने 35 के अधिनियम से लिया। हाँ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो हमने वो अमेरिका से ले ली, लेकिन अकेली न्यायपालिका का कंसेप्ट हमने किधर से लिया, हम कहेंगे कि हमने 35 के अधिनियम से लिया। फिर आपको प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण जो है ना, ये सचिव बनाना, कलेक्टर वगैरह, ये सारी, ये पूरा प्रशासनिक विवरण हमने किधर से लिया, नौकरशाही का विवरण हमने कहाँ से लिया, ये हमने 35 के अधिनियम से लिया। याद हो जाएगा। थोड़ा मुश्किल है 35 वाले अधिनियम को आप फिर यूँ करना, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए ना, अगर एग्जाम हॉल में आपने सारे देशों के तो याद कर रखे हैं, उसके अलावा कुछ आपको उटपटांग लगे, तो आप वो किस में डाल देना, 1935 के अधिनियम में डाल देना, सही हो जाएगा। क्योंकि हमने खूब सारा भाग 1935 के अधिनियम से लिया है। चलिए, ये हमारी यहाँ पर बात क्लियर हुई, यानी कि हमने स्रोत पूरे पढ़ लिए कि कहाँ से किस चीज़ को लिया गया है संविधान में, इस बात को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगली विशेषता की ओर चलते हैं, और कौन कौन सी विशेषताएं हमारे संविधान में हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, और क्या विशेषता हो सकती है। देखो, हमने कई स्रोतों से हमारा संविधान विहित है, इस बात को तो हम क्या हो चुके हैं, लिख चुके हैं कि कौन कौन से देशों से हमने संविधान को लिया। अगला पार्ट, अगली कौन सी चीज़ है जिसे हम विशेषता के रूप में लिख सकते हैं, लचीला और कठोर संविधान। क्या है? लचीला और कठोर संविधान। क्या मतलब हुआ इस बात का, लचीला और कठोर संविधान कैसे, थोड़ा समझ लेंगे। भाई, लचीला कौन होता है? जिसको कोई आसानी से चेंज कर सके, वही होता है ना, जिसको आसानी से तोड़ सकें, वही लचीला। जिसको हम खींच सकें, बढ़ा सकें, तोड़ सकें, छोटा कर सकें, बड़ा कर सकें, अपने हिसाब से जिसको हम चला सकें, मोड़ सकें, जब चाहे तब उसमें कुछ बदलाव कर दें, वो तो होता है लचीला। और कठोर का मतलब होता है जिसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते, वो कठोर हो गया। तो हमारे संविधान में क्या है, दोनोंपन है। हमारे संविधान में लचीलापन भी है और कठोर भी है। मतलब कुछ प्रावधान तो ऐसे हैं, संविधान के कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनको आसानी से बदल नहीं सकते, यानी वो कैसे हो गए, वो कठोर प्रावधान हो गए। और कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको संसद आसानी से बदल सकती है, तो वो कैसे हो गए, लचीले हो गए। कुछ प्रावधान जो है कैसे हैं, संसद आसानी से बदल सकती है। कुछ प्रावधानों को संसद आसानी से बदल सकती है, और कुछ प्रावधान ऐसे हैं, कौन कौन से, जब आगे संविधान संशोधन पढ़ेंगे वहाँ समझना। अभी यहाँ इतना पूरा संविधान इसी में नहीं पढ़ लेना, स्कोप हमारे पास खूब है ना, यहाँ पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, पर उतना नहीं करना, जितना लिमिट है उतना ही चलना है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं, लाइट चली गई है, मैं ये लास्ट लिख करके ख़त्म करता हूँ। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिन्हें संसद लास्ट लिखेंगे हम, जिन्हें संसद आसानी से नहीं बदल सकती। तो लचीलापन भी है और कठोर भी है, ये दोनों विशेषताएं, आप दोनों चीज़ें हमें हमारे संविधान के लिए याद करनी। इसका मतलब ये हुआ संविधान कैसा है, लचीला भी है और कठोर भी है। 3 विशेषताएं हमने आज देखी। एक तो सबसे बड़ा और लिखित संविधान हमने देख लिया। दूसरा, दूसरे देशों के संविधान से भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है। और तीसरी है
लचीला और कठोर संविधान। अगली क्लास में बाकी विशेषताओं को करेंगे। लाइट चली गई है, लंबा और ज़्यादा वीडियो नहीं बन पाएगा इसमें, तो हम अगली क्लास में देखेंगे। इसी के लिए इतना ही करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।